आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा पर्यावरण में, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके समझ में नहीं आते और उनसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। हम क्या करते हैं, हमने सभी तरह के क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव भी हुए और वगैरह वगैरह। खैर, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर जो पर्यावरण से संबंधित है और एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं। आपने काफ़ी पढ़ा होगा 10% का नियम, 10% का नियम। ये क्या है? तो ये नियम लिंडमान द्वारा 1942 में दिया गया था। इसके अनुसार ये होता है कि जो विभिन्न स्तर होते हैं उसमें उसके मध्य है ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है उसमें 90% तो ऊर्जा क्षय हो जाती है और 10% जो ऊर्जा है वो जैविक कार्यों में खर्च हो पाती है। यही क्या है, हमारा 10% का नियम है। ठीक है, यानी किसी पारिस्थितिकी तंत्र के किसी एक स्तर में जो ऊर्जा रहती है तो अगले स्तर तक पहुंचने में केवल 10% ही बच पाती है। ठीक है, यह छोटी मात्रा आगे चलकर पौधों की पत्ती द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। छोटी मात्रा, उस चीज़ की छोटी मात्रा तथा प्रकाश संश्लेषण विधि से जैविक यौगिकों में बदल जाती है। इस ऊर्जा की अल्प मात्रा ऊष्मा में बदल जाती है और इस प्रकृति द्वारा मतलब अवशोषित कर लिया जाता है। यह हो गया आपका 10% का नियम। बाकी इसमें और भी है, क्या है डिटेल में है तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आप इसको रोक कर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है कि जो बताया गया है कि यह वितरण जो है इसका नियम वो बायोमास का प्रामीण बनाता है। कभी कभी पूछ लेता है कि बायोमास का प्रामीण किस नियम से बनता है। ठीक है, जैसे जो मांसाहारी होते हैं उनके पोषण स्तर, ऊर्जा का स्तर कम होगा और जैवपुंज छोटा होगा। ठीक है, जैवपुंज का आकार तय करता है और पारिस्थितिकी भी इस गहन रूप से अंतर संबंधित होती है। तो काफ़ी अच्छा है और इसको डीपली आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ टॉपिक हैं अगला, ये मैंने किसी बुक से लिए हैं, छोटा छोटा करके बुक से कलेक्ट किए। ठीक है, पारिस्थितिकी शब्द का जो प्रयोग, अब आपने काफ़ी पढ़ा होगा, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1865 में रेडर ने किया था। अर्नेस्ट हैगल ने भी किया था। अर्नेस्ट हैगल ने पारिस्थितिक इकोलॉजी शब्द का प्रयोग, ठीक है, उन्होंने किस नाम से किया था? ओकेलॉजी, है ना, इस नाम से अर्नेस्ट हैगल ने किया था। पूछ लेता है इन दोनों में कोई सा भी दे दे, आपको दोनों याद रखने पड़ेंगे। और जो अगर इसकी डीपली व्याख्या की है वो अर्नेस्ट हैगल ने ही की है। इसी से मिलते जुलते शब्द इथोलॉजी का प्रयोग आइसोडोर जियो फ्रॉम सेंट हिलेर ने 1859 में किया था। ठीक है, ये कुछ फैक्ट हो गए, फैक्ट भी आपको याद होने चाहिए और साथ में साथ परिभाषाएं भी होनी चाहिए यार, ताकि आपको अगर एग्जाम में पूछ लें परिभाषाएं से संबंधित कोई क्वेश्चन तो आपको वो आना चाहिए। इसके बाद कुछ संघ संगठन है जो पर्यावरण से संबंधित है, बहुत ही मेन है और इम्पोर्टेंट है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये सी टेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यूपी टेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एसएससी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक कि पीसीएस से यहाँ क्वेश्चन आते हैं। एक बार मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी आपके लिए टाइगर प्रोजेक्ट, उसमें बताया था मैंने 1973-72 जो भी था उसमें, आप देख लीजिएगा 1973 है। तो एक बार इसमें ध्यान दीजिएगा कि कहीं कहीं उसका संरक्षण पूछ लेता है, कब है कैसे है, तो वो सब मैंने वीडियो में डिस्क्राइब कर दिया था। चलिए अब बात करते हैं सिटीज़ की। हाँ, बताना भूल गए, टाइगर प्रोजेक्ट का क्वेश्चन 2018 में आया था, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, वो आया था पीसीएस के एग्ज़ाम में, पीसीएस प्री। और सिटीज़ की बात करें तो कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंगेज्ड स्पेसीज जो होती हैं वाइल्ड फन एंड फ्लोरा। ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसे वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। पूछ लेता है कहीं कहीं कि वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से किसको जाना जाता है। ये 1 जुलाई 1975 से आप कह सकते हैं इसकी शुरुआत हुई और इसका जो उद्देश्य था वो जीव पौधे उनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उत्पन्न संकट की रोकथाम करना है। वर्तमान में इसमें 183 देश हैं। IUCN की बात करें, IUCN का मतलब ही होता है रेड डाटा, मतलब कि कुछ जो संकटग्रस्त हो जाते हैं जीव जंतु तो उनको इस लिस्ट में भेज दिया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा और इसका उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण, वन्य जीव की सुरक्षा और विश्व स्तर पर जागरूकता लाना। ठीक है, अब बात करते हैं साजार्स, तो साउथ एशियन जू एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, तो इसकी स्थापना 4 अगस्त सन 2000। और वाजा वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एक्वेरियम, तो इसका हुआ था 1935, मुख्यालय हुआ इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड।
कुछ और भी फैक्ट हैं इसमें, फैक्ट भी देखते हैं कौन कौन से हैं। भारत का पहला, मैंने लास्ट वीडियो में वर्णन किया था इसका, पर्यावरण की जो मैंने वीडियो बनाई थी, कि जो हेली नेशनल पार्क था उसका इनाम चेंज होकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ था 1935 में, जो स्थापित हुआ था। भारत में संरक्षित क्षेत्रों का निर्धारण राष्ट्रीय संरक्षण नीति 1992 करती है। पूछ लेते हैं कभी कभी राष्ट्रीय संरक्षण नीति कब लागू की गई थी। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, जैवमंडल सुरक्षित क्षेत्र IUCN की श्रेणी 5 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये एक प्राकृतिक आवास का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत एक या अधिक नेशनल पार्क या असुरक्षित क्षेत्र आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और सुरक्षित या संरक्षित क्षेत्र, जैसे कि रिजर्व फॉरेस्ट हो जाएंगे आपके संरक्षित, और सुरक्षित हो जाएगा प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। ठीक है, इसमें भी क्या होती है, इनकी कुछ गतिविधियाँ होती हैं, उनमें छूट दी जाती है। सेम उसी तरह IUCN की 5 श्रेणी का जिक्र इन्होंने किया है। अब देखिए, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये वाला, कि ग्राम वन व पंचायत वन की संकल्पना IUCN श्रेणी 6 के अंतर्गत है। ठीक है, इसकी देखरेख किसके पास होती है, ग्राम सभा व पंचायत के पास होती है। ठीक है, इको रीजन होता है कि कोई क्षेत्र जो अपने क्षेत्रफल, अक्षांश, भूरचना, जलवायु के कारण विशेष स्थिति हो, मान लीजिए वहाँ स्थायी बर्फीले क्षेत्र से लेकर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन तक हो, उसे ही इको रीजन कहा जाता है। आपने काफ़ी पढ़ा होगा और देखा भी होगा, हॉट स्पॉट देखा तो नहीं कह सकते लेकिन पढ़ा होगा। तो जैव विविधता के संदर्भ में हॉट स्पॉट एक महत्वपूर्ण शब्द है, जिसका नाम यह नाम किसने 1988 में नॉर्मन मायर्स के द्वारा प्रयोग किया गया था। हॉट स्पॉट किसने कब किया ये आपको बता दिया। अब जैव विविधता होता क्या है, मान लीजिए कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर वहाँ की जो प्रजाति है, यानी जो वहाँ की स्थानिक प्रजाति है उसकी बहुलता हो, वही जैव विविधता हॉट स्पॉट कहलाता है। ठीक है, मतलब कि द्वारा इन्होंने बताया गया कि केवल उन समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्रों को जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं जिसमें संवहनीय पौधों की 1500 या अधिक स्थानिक प्रजाति पाई जाती हैं। ठीक है, और भी इसमें दे रखा है, इसको भी देख लेते हैं क्या है। अगर बात करें उनके मौलिक आवासों के 70% भाग नष्ट हो गए हों, इन प्रदेशों के मेगा डायवर्सिटी प्रदेश कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। नॉर्मन मॉयर्स ने अपने शोध में 10 हॉटस्पॉट का उल्लेख किया है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा जारी अद्यतन सूची के अनुसार विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या 35 निर्धारित की गई है। और भारत में कौन कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे 35 हो गए विश्व में, और भारत में नंबर 1 पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा और तथा सोडालैंड। तो कितने हो गए, 4। फरवरी 2016 को CEPF, ठीक है, क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड के द्वारा उत्तरी अमेरिका का तटीय मैदान को 3600 जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया था। बाकी और भी डिटेल आप अब तक देख सकते हैं कि अब तक कितने हो चुके हैं, ये आप करंट से अपडेट भी रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है क्या है, नेशनल ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, तो भारत की जड़ी बूटियों और औषधियाँ, यानी जो भारत की जड़ी बूटियाँ और औषधियाँ पौधों को अपनी पारंपरिक विरासत के विशेषाधिकार संरक्षण हेतु जैव विविधता से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का, ये मतलब फैसला आप देख सकते हैं, ज़्यादा लंबी परिभाषा भी नहीं पढ़ना, सरकार के द्वारा प्रयास है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं ये बताया गया है कि TKDL बन जाने के बाद दुनिया भर के पेटेंट दफ्तर डिजिटल के रूप में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये आप देख सकते हैं, गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय वगैरह हो गया, इसमें BHU है ना। चलिए नेक्स्ट है, इसमें कुछ फैक्ट हैं। भारत सरकार जैव विविधता के संकट भारी घुसपैठियाँ प्रजाति होती हैं, उनको IAS के नाम से जाना जाता है, इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज। ठीक है, तो इसमें 2000 करोड़ रुपए व्यय करती है इससे लड़ने के लिए। ठीक है, भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 पूछ लेता है कि भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ, तो 2002 आपको याद होना चाहिए। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, यह केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यूपाटोरियम जैव विविधता के लिए संकट है, जिसे पहली बार कलकत्ता बॉटेनिकल गार्डन, देख लेते कि कलकत्ता बॉटेनिकल गार्डन 1840 में ये देखा गया था। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय सैनिकों को छुपाने के लिए बड़े जंगलों के रूप में लगाया गया मिकानिया। आज पूरे विश्व में यह जैव विविधता के लिए संकट बना हुआ है। ज्ञातव्य है कि यह एक दिन में 8 से 9 सेंटीमीटर तक बढ़ता है।
ठीक है, मिकानिया। गेहूं का विषाणु UG99 केन्या, इथोपिया, तंजानिया में जैव विविधता के लिए संकट घोषित किया गया है। एक नील तिलापिया एक स्वच्छ जलीय मछली है जो 1952 में पहली बार देखी गई थी और 190 देशों में से IS घोषित कर दिया था। IS मैंने अभी ऊपर बताया था, भारी घुसपैठी प्रजातियाँ। ठीक है, अब इसके बाद कि क्या होती है बाह्य घुसपैठी प्रजाति, ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है, वीडियो ज़्यादा लंबी करने से फ़ायदा नहीं है। तो 2009 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई का जो वाक्य था वो यही था कि बाह्य घुसपैठी प्रजाति, जैव विविधता तथा बाह्य घुसपैठी प्रजाति। ठीक है, और ये 25वां मनाया गया था 2018 को। अब बात करते हैं आर्द्रभूमि तथा विश्व आर्द्रभूमि के बारे में। आप सभी जानते हैं आर्द्रभूमि जैसे कि एक शुष्क स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बीच का क्षेत्र, ये प्रकृति में पानी को सोखने और छानने के लिए एक विशाल स्पंज है। ये पोषक पदार्थों की मात्रा को कम करके तलछटों को हटाकर जल को शुद्ध करते हैं। रामसर ईरान का एक शहर है। ठीक है, वहाँ पर आर्द्रभूमि का संरक्षण से संबंधित है। विश्व आर्द्रभूमि प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी पूछ लेता है, वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट, 2 फरवरी 1917 को रामसर यानी ईरान में ये आर्द्रभूमियों का एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन मनाया जाता है। और 2018 में भी ये बुक थी, 2021 की है, लेकिन 2018 तक इसमें डाटा दिया हुआ है, तो आप लेटेस्ट भी डाटा ध्यान में रखिएगा। 2018 में विश्व आर्द्रभूमि की थीम आपको नहीं अब पूछी जा रही अब, लेकिन ये पूछा है कि भारत में आर्द्रभूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, और नंबर 2 पे है हमारा आंध्र प्रदेश। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, मेघालय में नोकरेक जीवमंडल, पहले बता चुका हूँ इसको। भारत का प्रथम व प्रसिद्ध नीलगिरी जैवमंडल, ये भी आपको बता दिया मैंने। ये 3 राज्यों में फैला है। कौन कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क, ये हिमाचल प्रदेश में शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व का भाग है। अब हिम तेंदुआ, हिम भालू, ये कहाँ पर है? एक आवास स्थल है इनका, पिन घाटी, जो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है कुल्लू घाटी, वहाँ पर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब केवलादेव, यहाँ पर घाना राष्ट्रीय उद्यान है, साइबेरियाई सारस यहाँ पाया जाता है। पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव घाना राष्ट्रीय पार्क को ही कहा जाता है, वेरी मोस्ट है दोनों को दोनों। ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मिजोरम में है, ये भी मोस्ट है। नाल सरोवर पक्षी विहार गुजरात में, वेरी मोस्ट। ये सारे फैक्ट मोस्ट हैं आपके लिए, ठीक है, सारे इम्पोर्टेंट हैं। 1985 में भरतपुर पक्षी विहार को विश्व धरोहर क्षेत्र किया गया था। विश्व में सर्वप्रथम बनने वाली राष्ट्रीय पार्क से सर्वप्रथम बनने वाला राष्ट्रीय पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क, USA। कस्तूर की खोज की थी एल खजीगा ने। ठीक है, इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा, मैं भी पहली बार इनको पढ़ रहा हूँ, ज़्यादा मैंने भी अभी डीपली नहीं किया क्योंकि मेरा इससे सब्जेक्ट भी ज़्यादा रिलेटेड नहीं रहता, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं कोशिश करता रहता हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी सब है, वॉटेवर। इलाई अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में हो गया, और भारत में पक्षियों का प्रथम अभ्यारण्य स्थापित किया गया था वेदांग थंगल में। तो और भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा जैविक उद्यान है, जो कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, इसमें कुछ और प्रावधान है, वेरी मोस्ट है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 प्राणियों को शिकार तथा उनको पकड़ने का निषेध करता है, और इसके लिए 25,000 दंड और 5 साल की कारावास की व्यवस्था है। पूछ लेता है कि वन्य जीव संरक्षण कब पारित हुआ था? 1972। आप जानते हैं बारहसिंगा पर पूर्ण प्रतिबंध है, हाथी दांत पर पूर्ण प्रतिबंध है, और अभ्यारण्य में मत्स्य ये भी नहीं किया जा सकता, और किसी वन्य जीव को उसके अंगों को खरीद या बेचा नहीं जा सकता। तो आप इसको देख सकते हैं, कोई खास नहीं इतना। नेक्स्ट है कि वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, देहरादून आपका आंसर हो जाएगा। और एक जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान बनाया जा रहा है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और राजस्थान काले हिरणों यानी ब्लैक पक्स पाए जाने का स्थान है, और 1992 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना की गई। ये देखो बहुत खास है, मणिपुर में थामिन मृग पाए जाते हैं, ठीक है।
हार्ट्सबर्गर आदिम, देखो सारे मोस्ट है, जल्दी जल्दी भागने की कोशिश मत कीजिएगा। हार्ट्सबर्गर आदिम वनस्पति विज्ञान के पिता हैं और इथनोबॉटनी आदिम वनस्पतियों का अध्ययन कहा जाता है। इथनोबॉटनी को बहुत मोस्ट है ये, इनको आप हल्के में मत ले लीजिएगा। पोलियो बॉटनी के अंतर्गत जीवाश्म वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? पोलियो बॉटनी के अंतर्गत, किसका? जीवाश्म वनस्पति का। चलिए नेक्स्ट है ISO क्या है, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये क्या है? एक नाम की संस्था विश्व भर में अपनी मानक श्रृंखला ISO 14000 द्वारा वनों का प्रमाणन करती है। किसका प्रमाणन करती है? वनों का। क्या आप जानते हैं कि जो FAO है संस्था, इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, रोम में है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वैश्विक वन संधान आकलन GFRA के तहत विश्व के वनों एवं उनके संबंध जो इनका प्रबंधन की नियमित और निगरानी करता है, वो प्रत्येक 5 वर्ष पर FAO और GFRA पर एक रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसका कितने हेक्टेयर है ये आपका आंकड़े नहीं पूछेगा। अब देख लेते हैं GEF क्या है। ठीक है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, इसकी स्थापना 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा। ठीक है, रियो अर्थ समिट हुआ था ब्राज़ील में, आप सभी जानते हैं, तब से इसकी स्थापना की गई थी। ये 18 संस्थाओं के साथ मिलकर 183 देशों में उनकी जो चुनौतियां हैं पर्यावरण से संबंधित, उनको निपटाने का सहायता करता है। यह संकटग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र जैसे स्थलीय हुआ या जलीय हुए, उनके संरक्षित करने पर भी भूमिका निभाता है। GEF हो गया और UNFCCC हो गया, इनके तहत अल्प विकसित देशों में अल्प विकसित देश निधि LDCF लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड उपलब्ध कराता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें NAPA भी बताया गया है कि जो NAPA है, नेशनल एडेप्शन प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इसकी तैयारी के में भी सहायता करता है। और 2001 में COP7 हुआ था, अब तो COP बहुत हो गए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है ना, उसकी बैठक मॉरिशस में आयोजित की गई थी इस चीज़ को लेकर। लेकिन आपको COP की एक पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। और हाँ, इसके अंतर्गत आपके जो ये UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इनकी एक वीडियो मैंने अलग से हेडक्वार्टर वगैरह जो भी संस्थाएं हैं अलग से बनाई हुई है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो ये जो संस्थाएं हैं वो इसके अंतर्गत ही आती हैं। और इसके GEF की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं नाओको इसी, ठीक है, अध्यक्ष इसके। अब ये लियोपोल्ड मैट्रिक्स क्या है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। 1971 में बनी थी, अमेरिका के पर्यावरणविद थे, उन्होंने इसका नाम रखा था, ये आंकलन उन्होंने तैयार किया था। ठीक है, पर्यावरण अधिप्रभाव आंकलन के लिए ओनली बस। और एक नेक्स्ट रहेगा लास्ट का हमारा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 1976 में की गई थी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा क्या था, मैंने भी आज ऐसी फ़ोटो क्लिक किए और आपके सम्मुख ले आया, लेकिन सबसे मेन बात इसमें यही है आपके लिए कि आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा। इसके सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट हैं, फैक्ट हैं, फैक्ट के साथ आपको डेफिनेशन भी है, और उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट की एक सीरीज़ लेके आऊँगा। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये आप मिस मत कर दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा मेन है। पर्यावरण अध्ययन आपका CTET में आने वाला है बहुत। ठीक है, तो मिलते हैं गाइज़ अगली वीडियो के साथ। इसमें कुछ बीच में, हाँ, मुझे भी थोड़ा पढ़ने में लेटेस्ट टाइप से था, तो मैंने ज़्यादा इतना ध्यान नहीं दिया पहले, लेकिन फिर भी इसमें जो लिखा है वो आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। कहीं कहीं हो जाता है मुझसे भी थोड़ा, तो आगे से मैं कोशिश करूँगा कि पूरा एकदम पढ़ के डिटेल में, बट मैं थोड़ा समय का अभाव रहता है। तो गाइज़ मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा प्रयास थोड़ा सा भी आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को इसकी हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच।